Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss adaptations to land habitat of bryophytes. So let's move to the classboard. Adaptations to land habitat in bryophytes. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स दीज आर द फर्स्ट प्लांट्स टू कॉलोनाइज द लैंड। ये पहले प्लांट्स हैं अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो ज़मीन पर यानी कि मौजूद हैं, जो पहली दफ़ा ज़मीन पर आए। और हमने उसमें ये बात भी पढ़ी थी कि इन चैप्टर नंबर 7 इन द टाइप्स ऑफ एल्जी, ग्रीन एल्जी, कि ग्रीन एल्जी जो हैं दे आर कॉल्ड एज द एंसेस्टर्स ऑफ द प्लांट। और वो किस बिहाफ के ऊपर कहा था, वो 3 से 4 सिमिलैरिटीज़ थी, स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंसेस थी जो कि ग्रीन एल्जी और प्लांट्स के दरम्यान मौजूद थी। जैसे कि उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन सेम होना, जैसे कि उनके अंदर रिजर्व जो फूड है उनका सेम होना स्टार्च की शक्ल में, और दूसरे नंबर पर उनके अंदर मौजूद जो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ हैं, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, वो एक जैसी होती हैं। और चौथी बात हमने ये पढ़ी थी कि जो आरएनए सीक्वेंस है वो इस चीज़ की तायीद करता है, वो इस चीज़ को फेवर करता है कि ग्रीन एल्जी जो हैं दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ द प्लांट्स। और दुनिया में सबसे पहले प्लांट्स अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दे आर द ब्रायोफाइट्स। तो ये पहले प्लांट्स हैं। तो चूंकि ये ग्रीन एल्जी से इवॉल्व हुए, तो ग्रीन एल्जी कहाँ पर मौजूद है? पानी के अंदर मौजूद है। तो ये पहली दफ़ा आ रहे हैं खुश्की के ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो अडेप्टेशन अल्लाह ताला ने इनको प्रोवाइड की होंगी कि ये पानी से खुश्की के ऊपर आकर रह सकें। तो जब भी किसी भी चीज़ से एक सडन एनवायरमेंटल चेंज आती है तो वो मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर अडेप्ट नहीं रहते, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जो बाकियात रहती हैं जो कि उनके प्रीवियस एनवायरमेंट के साथ जुड़ी होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने उन्हीं अडेप्टेशंस का जिक्र करना है कि ब्रायोफाइट्स किस तरह से लैंड हैबिटेट यानी कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो है वो रहने के काबिल बने। इसमें हमने एक बात की थी, बहुत अहम बात, कि दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स। एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो दोनों एनवायरनमेंट में रहते हों। और इस अर्थ के ऊपर, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, दो ही इन्वायरमेंट है, एक लैंड और दूसरा वाटर। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इन दोनों इन्वायरमेंट पे रहते हों उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। और आम तौर पर ये टर्म द एम्फीबियंस ये एनिमल्स के लिए होती है। चैप्टर नंबर 10 में हम इन द क्लास एम्फीबिया, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि एम्फीबियंस होते हैं लाइक फ्रॉग्स, वो खुश्की पे भी रहते हैं और फिर पानी के अंदर भी रहती हैं। उनकी जो लार्वल फॉर्म्स हैं वो मुकम्मल तौर पर अडेप्टेड हैं फॉर द वाटर, और एडल्ट फॉर्म्स दे आर सेमी वाटर एंड सेमी लैंड। इसी तरह से ये प्लांट्स चूंकि वाटर से मूव कर और आगे लैंड पर आए हैं, तो कुछ ना कुछ ताल्लुक वास्ता इनका पानी के साथ भी रहेगा और कुछ ताल्लुक वास्ता इनका जो है वो लैंड के साथ रहेगा। क्लियर? सो दैट इज द रीजन हमने कहा था कि दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स, द ब्रायोफाइट्स, द नॉन वेस्कुलर। तो इसके लिए हमने कीवर्ड बनाया था ब्रायोफाइट्स के लिए, और वो कीवर्ड क्या था? दैट वाज नॉन वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर से मुराद यहां पर क्या है? द कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू इनके अंदर नहीं है, दे आर नॉन वेस्कुलर, ना जाइलम ना फ्लोएम। तो फिर इनके अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे हुई थी? याद है आपको प्रीवियस लेक्चर में? सो दैट इज बाय सिंपल डिफ्यूजन और वाटर बाय ऑस्मोसिस। हालांकि बाकी जो ट्रेक्योफाइट्स हैं उनमें वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के जरिए और फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के जरिए, इनके पास वो टिश्यू नहीं है। क्लियर? सो इसी वजह से इनको अर्लीस्ट प्लांट्स या इनको प्रिमिटिव प्लांट्स या फिर इनको सिंपलेस्ट ऑफ द प्लांट्स भी कहा जाता है, द ब्रायोफाइट्स। सो दे आर नॉन वेस्कुलर एंड
दे आर, या इनको हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं डिवॉइड ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू एंड स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज। देयर गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, गैमेटोफाइट is dominant, sporophyte is dependent upon gametophyte, and all of them they are homosporous। और इस बात को भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि दे प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चरली, मॉर्फोलॉजिकली एक ही तरह के स्पोर्स इनके अंदर बनते हैं। इस कंडीशन को हमने होमोस्पोरी कहा था, और ऐसे प्लांट्स को हम होमोस्पोरस प्लांट्स कहते हैं। सो होमोस्पोरी, अगर आपको ये कीवर्ड्स दे दिए जाएं, सो द आंसर इज ओनली वन, दैट इज ब्रायोफाइट्स, दैट इज ब्रायोफाइट्स। सो लेट्स मूव टू द adaptations. The first adaptation is compact multicellular body। डियर स्टूडेंट्स, आपने सीडी का नाम सुना होगा, ठीक है। कंप्यूटर में आमतौर पर इस्तेमाल होती है सीडी, जो डिस्क होती है, ठीक है, उसकी हम जिसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। उसको कॉम्पैक्ट डिस्क क्यों कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क इसको इसलिए कहा जाता है कि उसमें बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा एक छोटी सी डिस्क में समा जाता है। मतलब कि उस डाटा को, बहुत बड़े डाटा को आप उसकी सरफेस एरिया को मिनिमाइज करके, उसको कॉम्पैक्ट करके एक छोटी सी डिवाइस के अंदर, जिसको हम डिस्क कहते हैं, जिसको सीडी कहते हैं, उसके अंदर हम स्टोर कर देते हैं। कॉम्पैक्ट मतलब 24 आपके पास जीबी, 64 जीबी, इस तरह का, मतलब कि इतना बड़ा डाटा जो आप उसको कॉम्पैक्ट करके और एक डिवाइस के अंदर रख देते हैं। उसी ताल्लुक से ये वर्ड है कॉम्पैक्ट मल्टीसेलुलर बॉडी। लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट्स कि एक प्लांट है, उसके पास सेल्स हैं, और वो सेल्स इस तरह से अरेंज हैं, एंड दीज सेल्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 सेल्स हैं जो कि इस तरह से अरेंज हैं। अब 12 सेल्स एक और प्लांट के अंदर अरेंज हैं, लेकिन वो कुछ इस तरह से अरेंज हैं, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये भी 12 सेल हैं, ये भी 12 सेल हैं। तो क्या लगता है आपको कि इसमें से सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? सरफेस एरिया तो समझते हैं ना, ठीक है। तो सरफेस एरिया यहां पर किसका है? सो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, यहां पर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, और यहां पर सेल उतने ही हैं, लेकिन यहां पर सरफेस एरिया कम हो गया। तो उतने ही सेल्स को हमने छोटे एरिया के अंदर बंद कर दिया। सो एग्जैक्टली लाइक इन दैट वेरी फैशन अल्लाह ताला ने इन ब्रायोफाइट्स को, इनकी जो बॉडी है, मल्टीसेलुलर बॉडी है, उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, ठीक है। बहुत ज्यादा सेल्स हैं, लेकिन इनको कॉम्पैक्ट कर दिया। पानी में थे तो प्रॉब्लम नहीं थी, अब ये कहां पर आ चुकी हैं? लैंड के ऊपर, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। तो यहां पर पानी का इशू क्रिएट हो सकता है। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा वाटर ट्रांसपायर होगा, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो उसके चांसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट एडेप्टेशन which Allah has provided to them, the bryophytes, that the body is made, the body is made in a fashion to reduce surface area। और ये कब पॉसिबल होगा? जब वो कॉम्पैक्ट कर दी जाएगी। यहां पे भी 12 सेल हैं, यहां पे भी 12 सेल हैं, लेकिन ये वाला एरिया, यहां पर सरफेस एरिया रिड्यूस हो चुका है, यहां पर सरफेस एरिया काफी ज्यादा है, ठीक है। तो चूंकि लैंड पर हैं, तो अब पानी को बचाना पड़ेगा। तो पानी को बचाने के लिए फिर अल्लाह ताला ने इनको ये एडेप्टेशन दी। सो रिड्यूस सरफेस एरिया। अच्छा, इस चीज को मजीद एनहांस किया गया, सरफेस एरिया को मजीद कम कर दिया गया, और इसको फेवर दी गई एक
क्यूटिकल की शक्ल में एक लेयर अल्लाह ताला ने इसके ऊपर चढ़ा दी, उस लेयर को कहते हैं क्यूटिकल। कॉम्पैक्ट किया सेल को और इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी, उस लेयर का नाम है क्यूटिकल, जो हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो दिस इज क्यूटिकल। सो क्यूटिकल क्या? इट इज अ लेयर मेड अप ऑफ वैक्स। और वैक्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? दिस इज अ क्लास ऑफ लिपिड। और लिपिड क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? दे आर हाइड्रोफोबिक। दे आर हाइड्रोफोबिक मतलब कि इनको पानी से डर लगता है। तो जब बाहर एक ऐसी लेयर चढ़ा दी जो पानी से डरती है, मतलब अपने दरमियान में से पानी को गुजरने नहीं देगी, तो मजीद कंजर्वेशन हो जाती है यहां पर वाटर की। सरफेस एरिया भी रिड्यूस हुआ और उसके ऊपर एक ऐसी लेयर अल्लाह ताला ने चढ़ाई कि अब वो पानी के इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है उसको और मिनिमाइज कर दिया गया। क्लियर? सो द सेकेंड पॉइंट is the cuticle. So cuticle, it is a layer made up of wax around the compact multicellular body in order to prevent water loss, as waxes are hydrophobic in nature. Clear? So that is the first thing. अब हम बात करते हैं एक और अडेप्टेशन की तरफ, दैट इज अगेन मच मोर इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन, द थर्ड अडेप्टेशन, दैट इज अल्लाह हैज प्रोवाइडेड देम विद राइजाइड्स। राइजाइड्स, तो राइजाइड्स हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं इस स्ट्रक्चर का। ये धागे नुमा कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, विच प्रोवाइड एंकरेज। तो ये बिल्कुल इनका काम ऐसा ही होता है जैसे कि रूट्स का। रूट्स क्या करती हैं? प्लांट को अपनी जमीन के अंदर जमा के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। और दूसरा फंक्शन, इट अलाउज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो इन एग्जैक्टली इन दैट वेरी फैशन द ब्रायोफाइट्स have a large number of underground, जैसे रूट्स अंडरग्राउंड होती हैं इसी तरह से these are also underground hair like or thread like structures called rhizoids, which not only provide anchorage but also allow absorption of water and minerals. Clear? So that is another adaptation. Now, dear students, let's move to another adaptation, that is the development of photosynthetic chambers. That is the development of photosynthetic chambers. So dear students, photosynthesis, plants, they all do photosynthesis except for the one plant, that is
मोनोट्रोपा, या जिसको इंडियन पाइप भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 12 में डिटेल से डिस्कस किया जाएगा इसको, इन द सेप्रोफाइटिक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वहां पर। तो इस प्लांट के अलावा बाकी दुनिया में मौजूद तमाम प्लांट्स वो फोटोसिंथेटिक हैं, मतलब कि अपनी खुराक खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो अपनी खुराक खुद किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? उनके पास फोटोसिंथेटिक टिश्यूज मौजूद हैं, और जो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज हैं वो अल्लाह ताला ने बाकायदा तौर पर इस तरह से डिजाइन किए कि उनको एक चैम्बर्स के अंदर बंद किया, और उन चैम्बर्स की डिजाइनिंग कुछ इस तरह से की गई कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी के साथ एब्जॉर्ब होने देते हैं, लाइट को आसानी के साथ पेनिट्रेट होने देते हैं, वाटर जो है वह आसानी के साथ ऑस्मोटिकली मूव करके अंदर आ सकता है, ताकि फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो चल सके। ठीक है, सो दैट इज द फोर्थ एडेप्टेशन, एन इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन। सो द डेवलपमेंट ऑफ photosynthetic tissues in chambers। अब डियर स्टूडेंट, इन चैम्बर्स को एक्चुअली कहा जाता है द क्लोरोप्लास्ट। यहां पर रिफर किया जाता है इनको क्लोरोप्लास्ट के साथ। चैप्टर नंबर 14 में, और शायद इसी चैप्टर के एंड पे हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और चैप्टर नंबर 8 में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं एट द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई के अंदर भी, कि द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में आपने देखा है कि जो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज यानी कि मेसोफिल्स, उसको बाकायदा तौर पर लेयरिंग की गई। ऊपर क्यूटिकल, उसके नीचे अपर एपिडर्मिस, उसके नीचे मेसोफिल लेयर के नीचे लोअर एपिडर्मिस, और उनके दरमियान में एयर स्पेसिस, एवरीथिंग वो आप पढ़ चुके हैं पहले भी, और चैप्टर नंबर 14 में मजीद इसकी डिटेल आएगी। तो ये सारे फोटोसिंथेटिक टिश्यूज हैं। और आपको ये भी पता है कि प्लांट के अंदर सारे सेल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते, बल्कि उनमें चंद सेल्स ऐसे हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे कि मेसोफिल सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? मेसोफिल टिश्यू, और उन टिश्यूज को अल्लाह ताला ने चैम्बर्स में बंद कर दिया। ठीक है, अब मेसोफिल सेल के अंदर मौजूद हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ऑर्गेनल है। ये चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से हमने पढ़ा था। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनल जो मौजूद होता है, विच इज मेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पर लाइट रिएक्शन, यहीं पर ही डार्क रिएक्शन होना है, तो उसको भी यहाँ पर रिफर किया जाता है एज अ फोटोसिंथेटिक चैम्बर। और दूसरा, द अरेंजमेंट ऑफ द लीफ स्ट्रक्चर, उसको भी रिफर किया जाता है फोटोसिंथेटिक चैम्बर के हवाले से। क्लियर? सो टू अलाउ absorption of carbon dioxide and easy penetration of light in order to favor photosynthesis. Clear? So that is another important adaptation which was meant for adaptation to the land habitat. क्योंकि अब खुश्की पे आ चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो रिजर्व और कुछ ना कुछ तो ऐसे फंक्शंस मिलेंगे जो कि इनको जमीन पर रहने के लिए जो है वो फेवर करेंगे। नंबर 5, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोगैमी। तो डियर स्टूडेंट्स, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, गैमी इज फॉर गैमीट्स। तो अल्लाह ताला ने ब्रायोफाइट्स को डिफरेंट गैमीट्स से नवाजा। एक जैसे गैमीट्स नहीं है, डिफरेंट गैमीट्स हैं जो स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट हैं और फंक्शनली भी डिफरेंट हैं। सो द गैमीट्स मीन्स the sperms which are motile, जो मूव कर सकते हैं, आपको बताया था कीमोटैक्सिस के जरिए। ठीक है, motile and produced in large amount or large quantity, while
the female gamete, the female gametes, that is ova or ovum or egg cell, is large in size comparatively as compared to the sperm and non-motile, और ये मूव नहीं करती, ठीक है। जो एग सेल है वो नॉन मोटाइल होता है, स्पर्म सेल उसके पास ट्रेवल करके पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करेगा। क्लियर? सो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोगैमी। दो मुख्तलिफ तरह के गैमीट्स हैं जो कि हेल्प करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 6, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो यही तो वो डिफरेंस था जो कि एल्गी और प्लांट्स में था, कि एल्गी के अंदर मल्टी सेलुलर स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते, जबकि प्लांट्स के अंदर स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये तो साइंस को अब आके पता चलता है, कुरान पाक में सेक्सेस के हवाले से, प्लांट के सेक्सेस के हवाले से भी आयात मौजूद हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, तो दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स which are called, जी डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इनको, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, they are called antheridia, they are called antheridia, antheridium for singular, antheridia is the plural, clear? And female sex organ which are archegonia, archegonia plural and archegonium is for the singular। तो मुख्तलिफ तरह के ये सेक्स ऑर्गन्स हैं, इनके अंदर माइटोसिस होगी, आर्चिगोनिया के अंदर माइटोसिस से प्रोड्यूस होंगे ओवा, ठीक है, और एग सेल जो कि एक सिंगल है, और मेल्स के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं लार्ज क्वांटिटी में, जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर में बोला था एंथीरोजॉइड्स भी कहा था, या उनको सिंपली स्पर्म्स भी कहा था। और चूंकि जो सेक्स ऑर्गन्स डेवलप कहां से हो रहे हैं, गैमीटोफाइट से, और गैमीटोफाइट क्या है, दैट इज हैप्लॉइड, मतलब कि सेक्स ऑर्गन्स दे आर आल्सो हैप्लॉइड, तो यहां पर डिवीजन कौन सी होगी, माइटोसिस। क्लियर? तो याद रखिएगा हैप्लॉइड सेल्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल डिवीजन हो सकती है, दैट इज माइटोसिस, मेयोसिस नहीं हो सकती। तो अंडरस्टूड सी बात है, लॉजिकल बात है, मेयोसिस रिडक्शन डिवीजन है, इससे मजीद रिड्यूस होकर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सो दैट विल बी एन एबनॉर्मलिटी, जो कि आमतौर पर देखने में भी नहीं आती। नाउ द सेवंथ एंड इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन, दैट इज द रिटेंशन ऑफ zygote, that is retention of zygote in female सेक्स ऑर्गन। तो जाइगोट कहां पर रिटेन हो रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, मतलब कि आर्चिगोनियम पे। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज प्रोटेक्टेड, एक्चुअली यहां पर क्या ऑफर हो रही है, प्रोटेक्शन, क्लियर, इज प्रोटेक्टेड विद इन the archegonium, which develops into embryo, and from embryo to plant, clear? और last adaptation, that is ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर खास बात है जो कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के हवाले से, दैट तो कितनी जनरेशंस मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स प्लांट्स में,
तो हमने पढ़ा था 2 जनरेशंस होती हैं, एक होती है गैमेटोफाइट और एक होती है स्पोरोफाइट। क्लियर? सो द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट produces haploid gametophyte which produces means the gametophyte again the sporophyte. Clear? तो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस कर रही है हैप्लॉयड गमीटोफाइट को, और हैप्लॉयड गमीटोफाइट प्रोड्यूस कर रही है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट को। इसी को हमने कहा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि एक अहम एडेप्टिव फीचर है फॉर द लैंड एडेप्टेशंस। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।